नमस्कार साथियों, मैं मनीष विवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 11 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। और इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11 की अर्थशास्त्र में भारतीय अर्थव्यवस्था विकास की किताब का अध्याय 10, भारत और इसके पड़ोसी देशों की तुलनात्मक विकास अनुभव। तो हम भारत और उसके पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान में जो विकासात्मक गतिविधियां हुई हैं, इन तीनों देशों की विकासात्मक गतिविधियों की तुलना कर रहे थे। और आज जो हमारा टॉपिक है, आज इसका लेक्चर नंबर 4 है और लेक्चर नंबर 4 में जो आज हम टॉपिक कवर करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, सकल घरेलू उत्पाद एवं क्षेत्रक, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड सेक्टर। तो सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है वो आप लोगों को पता है, पर फिर भी एक बार मैं बता दूंगा। क्षेत्र क्या होते हैं उनकी भी चर्चा आज अपन लोग कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। सकल घरेलू उत्पाद या क्षेत्रक। सकल घरेलू उत्पाद का मतलब होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या इसको शॉर्ट में जो कहा जाता है वो कहा जाता है जीडीपी। मैं आपको, जो भी बच्चे अगर कोई नए हैं जिसको जीडीपी नहीं पता है, मैं बता देता हूँ, शॉर्ट फॉर्म में जीडीपी बता देता हूँ। जीडीपी का जो अर्थ है बच्चों, जीडीपी का मतलब है सकल घरेलू उत्पाद। सकल का मतलब, ग्रोस का मतलब होता है कुल, टोटल। घरेलू मतलब हमारे देश के अंदर जो भी उत्पादन होता है, जो भी प्रोडक्शन होता है वस्तु और सेवाओं का, उसको एक प्रकार से जीडीपी कहते हैं। अब इसमें 4 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो, एक देश की राजनीतिक सीमाओं के भीतर, राजनीतिक सीमाओं के भीतर, राजनीतिक सीमाओं के भीतर का मतलब क्या है कि एक देश की जो बाउंड्रीज है उस बाउंड्रीज के अंदर जैसे आज मैं भारत की बात करूं तो भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप द्वीप समूह, ये जो पूरा एरिया ये भारत का है। इस भारत के एरिया के अंदर जो भी उत्पादन होता है उसको हम क्या कहेंगे? जीडीपी कहेंगे, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर एक समय निश्चित होता है जो कि हम 1 वर्ष मानते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो बात ध्यान में रखी जाती है वो है अंतिम वस्तु और सेवाओं में अंतिम जो वस्तु होगी। अंतिम वस्तु का मतलब क्या होता है? ऐसी वस्तुएं जिनका प्रयोग, जिनका उपभोग उपभोक्ता कर लेता है, मतलब ऐसी वस्तुओं का आगे किसी प्रक्रिया में काम नहीं आता। जैसे फॉर एग्जांपल में मान लीजिए कि मैंने शर्ट खरीदी और शर्ट का मैं इस्तेमाल करने लग गया, ये मेरे लिए क्या हो गया? ये मेरे लिए एक प्रकार से अंतिम वस्तु हो गई। परंतु जैसे मान लीजिए मैंने दूध खरीदा, दूध मैंने पी लिया, ये मेरे लिए अंतिम वस्तु है। परंतु मैं एक चाय बनाने वाली दुकानदार हूं और मैंने दूध किस लिए खरीदा है? चाय बनाने के लिए खरीदा है, मतलब आगे की प्रक्रिया में वो काम आ रहा है, तो दूध अंतिम वस्तु नहीं है। तो अंतिम वस्तु और सेवाओं का बाजार मूल्य, बाजार मूल्य का मतलब क्या होता है? जो मार्केट में उस मूल्य पर बेचा जाएगा। तो एक राजनीतिक सीमाओं के अंदर 1 वर्ष के अंदर जिन भी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है और फिर उन्हें जिस बाजार मूल्य पर बेचा जाता है उस बाजार मूल्य को ही हम क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। ठीक है, मतलब एक देश की सीमा के अंदर 1 साल के अंदर जो भी अंतिम वस्तु सेवा बनेगी उसका जो भी बाजार मूल्य है वो सीधा सा जीडीपी है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, सीधा सा मुद्दा यहाँ पे क्या है? जैसे मान लीजिए कि अमेरिका की कंपनी भारत में आकर करके यहाँ अपनी फैक्ट्री लगाती है और उत्पादन करती है। जीडीपी किसकी होगी? भारत की होगी, क्योंकि भारत की जमीन पर, भारत की भूमि पर काम हो रहा है। आज भारत की कोई बड़ी कंपनी है, वो ऑस्ट्रेलिया में जाकर करके अपना फैक्ट्री लगाती है और वहाँ काम करती है, तो वो जीडीपी ऑस्ट्रेलिया की होगी, क्योंकि जमीन वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की है। इसलिए मैं हमेशा जीडीपी को आसान शब्दों में इसी प्रकार से याद कराता हूँ, जमीन जिसकी जीडीपी उसकी। चाहे कंपनी कहीं की हो, कहीं का ही प्रोडक्ट हो, कुछ भी हो, पर जमीन जिस देश की है जीडीपी उसी की होगी। अगर भारत की देश पर हो रहा है, क्यों? क्योंकि राजनीतिक सीमाओं के भीतर की बात करिए, एक जो बाउंड्रीज है उन बाउंड्रीज के अंदर की बात करेंगे। तो राजनीतिक सीमाओं के भीतर जो हो रहा है, इसलिए कहते हैं कि जमीन जिसकी होगी जीडीपी उसी की होगी। अगर भारत की जमीन के भीतर है तो भारत की जीडीपी, ऑस्ट्रेलिया की जमीन के भीतर है तो ऑस्ट्रेलिया की जीडीपी, न्यूजीलैंड की, इंग्लैंड की, अमेरिका की, जिसकी जमीन के भीतर है उसको हम क्या कहेंगे? वहां की जीडीपी कहेंगे, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहेंगे। अब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब ये हो गया कि आपके देश में इतने वस्तु और सेवाओं का, इतने रुपए की वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है और फिर उसे पूरे विश्व में बेचा जा रहा है। एक तो बात यह है कि आपके यहाँ पे प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, उत्पादन बहुत ज्यादा हो रहा है। उत्पादन बहुत ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब यह है कि आपके यहाँ पे काफी लोगों को रोजगार मिल रखा होगा, मतलब अच्छी स्थिति में होगा। तो मतलब विश्व में जो देशों की तुलना करी जाती है वो जीडीपी से करी जाती है कि आपके देश की जीडीपी कितनी है, आपके देश की जीडीपी कितनी है। इस प्रकार से जीडीपी की तुलना करते हैं और फिर टोटल हम देखते हैं कि हाँ साहब हमारा जो है, जैसे मान लो कि टोटल 100 करोड़ रुपए पूरे विश्व में का व्यापार हुआ है, 100 करोड़ का
उत्पादन हुआ है, उस 100 करोड़ में से 10 करोड़ का उत्पादन भारत के अंदर हुआ है, इसका मतलब भारत की जीडीपी में कितना योगदान है? 10%। पूरे विश्व में जितना योगदान है उसका 10% योगदान भारत का, 10% जीडीपी आ जाएगी, ये जीडीपी होती है। इसके अलावा जो क्षेत्रक की बात है या सेक्टर्स जिन्हें हम लोग कहते हैं, ये बेटा 3 क्षेत्र होते हैं, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, जिसको हम क्या कहेंगे? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी क्षेत्र में क्या होता है? प्राथमिक क्षेत्र में क्या होगा बेटा? प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आ जाएगी, पशुपालन आ जाएगा, जो ऐसी गतिविधियां है वो प्राथमिक आ जाएगी। विनिर्माण उद्योग वाले हैं, मतलब उद्योग वाले जो भी हैं, वो सारे के सारे सेकेंडरी में, द्वितीयक में आ जाएंगे। और जहां सेवाएं दी जाती हैं, जिसमें आज आपको पढ़ा रहा हूं, ये टर्सरी सेक्टर में, बैंकिंग में जो काम हो रहा है वो टर्सरी सेक्टर में है। जो सेवाएं हैं वो सारी की सारी इसमें आ जाएंगी। इन पर ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि ये छोटी क्लासों की बातें हैं, 9th-10th की, जो आप पहले भी पढ़ चुके हो। ये एक बेसिक सा बात आपको बताइए। आज एक आप नया टॉपिक पढ़ोगे, दैट इज द जीवीए बेटा, ग्रोस वैल्यू एडेड, सकल संवर्धित जो मूल्य है उसकी चर्चा करेंगे। ये जब मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी आज के लेक्चर में, तब अपन थोड़ा सा इस पर अच्छे से प्रकाश डालेंगे, जिससे कि आपको वो नया टॉपिक समझ में आए। चलिए, चीन के बारे में अब आज हमें डिस्कस क्या करना है? भारत, चीन और पाकिस्तान, इन तीनों देशों के बीच में जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें कितना कितना ये लोग कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, कितना कितना इनके देशों में प्रोडक्शन हो रहा है और किस क्षेत्र से कितना हो रहा है वो जानना है। चीन के बारे में विश्व में बहुचर्चित एक मुद्दा उसके सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि है। तो चीन के बारे में जब भी यह बात होती है तो चीन आज एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है। अमेरिका के बाद सबसे बड़ी अगर जीडीपी किसी की है तो वो चाइना की है, वो चीन की है। तो इसलिए चीन जो फेमस है वो किस लिए फेमस है? उसके सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, जीडीपी में जो है वृद्धि के कारण। अब देखो, मैं आपको थोड़ी सी चाइना की कहानी बताता हूँ। चाइना का 1949 में गणराज्य के तौर पे स्थापना हुई और उस समय जो चाइना का लीडर था वो था माओ। और माओ क्या है? पूर्ण रूप से समाजवादी विचारधारा को मानने वाला और साम्यवादी विचारधारा को मानने वाला था। तो उस व्यक्ति ने क्या करा? उसने पूरा जो कंट्रोल है सरकार के हाथ में रखा। प्राइवेट वाले जो किसान है, किसानों के भी मतलब जमीन अपने हाथों में ले ली और सामूहिक खेती वहां पे करवाया। सब कुछ वो सोशलिज्म, समाजवाद वाले, मतलब रशिया के, सोवियत संघ के अनुसार ही सब कुछ वहां पर चल रहा था। परंतु उस मॉडल से ज्यादा ग्रोथ चाइना को नहीं हुई, ज्यादा फायदा चाइना को नहीं हुआ और थोड़ा सोवियत संघ के साथ चाइना की अनबन भी हो गई। इसलिए चाइना के अब सोवियत संघ के साथ ज्यादा बेहतर संबंध नहीं थे। 1972 आते आते सोवियत संघ के साथ संबंध तोड़ दिए गए चीन के द्वारा और 1978 में आकर करके, 1978 में आकर करके चाइना ने अपनी पॉलिसी को बदल लिया। चाइना ने अब यह करना शुरू करा कि धीरे धीरे हम पूंजीवाद की तरफ अग्रसर होंगे, एक साथ नहीं जाएंगे, धीरे धीरे जाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? खेतों को जो है प्राइवेट करेंगे, धीरे धीरे उद्योगों को करना शुरू करा, धीरे 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 धीरे। फिर स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाए गए, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा है कि वहां पर जो उत्पादन होगा, बाहर की कंपनी आएंगी, अपनी फैक्ट्री लगाएंगी, उत्पादन करेगी और वो उत्पादन पूरे विश्व में बेचने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए ही होगा। तो अब अपने देश में उत्पादन के लिए कंपनियों को बुला रही, आओ 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 हमारे देश में उत्पादन करो। अब जब बाहर से कोई कंपनी हमारे देश में आती है, क्या फायदा है? एक तो जब वो यहां प्रोडक्शन करेगी तो वो प्रोडक्शन पूरी दुनिया में बेचेंगे और उससे हमें फायदा होगा। दूसरी बात, जीडीपी किसकी है? इंडिया की है और क्या लिखा जाएगा? मेड इन इंडिया लिखा जाएगा। तीसरी बात, कंपनी जब यहां पर आएगी तो वो वहां से तो अपने लोगों को पकड़ के नहीं लाएगी, चलो भाई वहां चल रहे हैं, इंडिया चल रहे हैं, वहां पर काम करना नहीं। रोजगार तो यहीं के लोगों को मिलेगा। मैनेजर से लेकर करके सबसे छोटी पोस्ट तक जो व्यक्ति बैठेंगे वो सारे के सारे इंडियंस ही होंगे। तो अब चाइना ने यही करा कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन करा, कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा, आप अपनी कंपनी के यहाँ खोलो, सैमसंग वाले खोलो, ये भी खोलो, वो भी खोलो, सब जो बनाना है वो यहीं बनाओ। और इसका सबसे एक अच्छा फायदा ये होता है, जब बाहर से कोई कंपनी आती है वो नई टेक्नोलॉजी लेकर के आती है, वो यहाँ के लोगों को नया ज्ञान देकर के चली जाती है, यहाँ के लोगों को काम सिखाती है, तो वो सारे एक्सपर्ट हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे वो भी अपनी कंपनियां खड़ी करने लग जाते हैं। तो जीडीपी में उन्होंने फिर धीरे धीरे चाइना वालों ने गजब की ग्रोथ पकड़ना शुरू करी, क्योंकि उन्होंने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए और बनाए। तो 1978 में जो सुधार करे गए थे ना, उन सुधारों के कारण जो चाइना है आज चमचमा रहा है, मतलब चमकता हुआ चाइना है, मतलब लगातार उसने वृद्धि करी है, ग्रोथ करी है। तो चीन के लिए जो है एक सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि का जो जिक्र है हमेशा रहता है। चीन का सकल घरेलू उत्पाद कितना है? 22.5 ट्रिलियन डॉलर है बेटा। कितना है? 22.5 ट्रिलियन डॉलर। वापिस सुनिए, 22.5 ट्रिलियन डॉलर, मिलियन बिलियन नहीं, ट्रिलियन की बात हो रही, डॉलर से ये भी 22.5 ट्रिलियन है और विश्व में दूसरे स्थान पर है। मतलब पूरे विश्व में जितनी जो जीडीपी, जितना भी उत्पादन हो रहा है उसमें सबसे दूसरे नंबर पे जो उत्पादन हो रहा है वो किसका हो रहा है? चाइना का हो रहा है। सबसे पहले नंबर पे कौन है? अमेरिका है।
वहां सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। और फिर आप ये देखते हो ना कि हमारा जो जीडीपी है वो 2% है, 5% है, 16% है, 18% है। वो कैसे निकाला जाता है? पूरे विश्व में कितना उत्पादन हुआ? चीन ने 22.5 ट्रिलियन डॉलर का करा है, ठीक है। तो 22.5 ट्रिलियन डॉलर टोटल का कितना परसेंटेज है? इतना परसेंटेज। आपकी जीडीपी इतनी, हमारी जीडीपी इतनी, उसकी जीडीपी इतनी, इस प्रकार से। भारत का सकल घरेलू उत्पाद 9.3 ट्रिलियन है और पाकिस्तान का जीडीपी 1.1 ट्रिलियन डॉलर है। देखो, अब चीन का 22.5 ट्रिलियन है, आज भारत का 9.3 ट्रिलियन है और पाकिस्तान का 1.1 ट्रिलियन है। भारत के जीडीपी के लगभग 11% है। अब ये जो पाकिस्तान का है तो वो भारत की जो जीडीपी उसके टोटल सिर्फ और सिर्फ 11% है, जितना भारत का उसका 11% ही ये है। और भारत का सकल घरेलू उत्पाद चीन के सकल घरेलू उत्पाद के 41% है। मतलब जितना चीन का है उसका 41% जो है वो इंडिया का है। मतलब आप चाइना का जीडीपी रख लो और उसका 41% जब आप निकालोगे तो इंडिया का जीडीपी आ जाएगा, ठीक है। जब अनेक विकसित देश 5% तक की संवर्धी दर बनाए रखने में कठिनाई महसूस कर रहे थे, तब चीन एक ऐसा देश था जो 1980 के दौरान से अब अधिक लगभग इसकी दोगुनी संवर्धी बनाए रखने में समर्थ था। देखिए, जब देशों को 5% तक की संवर्धी बनाए रखने में कठिनाइयों का महसूस करना पड़ा, कठिनाई उनको देखनी पड़ी, उस समय चाइना ने 1980 के दौरान में दोगुनी संवर्धी, डबल जो ग्रोथ है वो बनाए रखने में समर्थ चाइना रहा है। ये देखिए, अभी आपके एनसीईआरटी में ही एक टेबल दे रखी है, इसको देखिएगा। सकल घरेलू उत्पाद में वार्षिक औसत, ठीक है, संवर्धी कितनी हुई 1980 से 2017 तक, 1980 से 1990 और 2015 से 2017। भारत की 1980 से 1990 तक जो संवर्धी दर थी वो 5.7 थी। मतलब हम हर बार 5.7 की रेट से बढ़ रहे थे, ठीक है। और 2015-17 में कितनी हो गई? 7.3 हो गई। मतलब ग्रोथ हुई है, बढ़ी है। चाइना की पहले 10.3 थी, अब 6.8 हो गई है। पाकिस्तान की पहले 6.3 थी और अब 5.3 हो गई है। देखिए, अब एक बात यहाँ पर ये भी देखनी कि इंडिया की यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है, इन दोनों में गिरावट आई है। दूसरी बात ये देखनी है कि 1980-90 के दौर में भारत की 5.7 है और पाकिस्तान की 6.3 है। मतलब पहले 1980-90 के दौर में पाकिस्तान की ग्रोथ रेट ज्यादा थी एज कंपैरिजन टू इंडिया, और अब इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो ज्यादा है। ये जो डेटा है एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा जारी करा गया है, एशिया और पैसिफिक मुख्य सूचक 2016, विश्व विकास सूचक 2018 के अनुसार। यह भी देखिए कि 1980 के दशक में पाकिस्तान भारत से आगे था, चीन की संवर्धी दोहरे अंकों में थी और भारत सबसे नीचे था। अगर अब ये भी देखें तो 1980 के दशक में 1980 का जो एरा है, डिकेड है, अगर उसमें आप देखेंगे तो पाकिस्तान भारत से आगे है। ये बात अभी मैंने आपको दर्शाई, यही बात अभी मैंने बताई कि पाकिस्तान यहाँ पे अभी आगे है और भारत पीछे है। और फिर इस वाले में देखेंगे 2015-17 वाले में देखेंगे तो चीन और पाकिस्तान की जो ग्रोथ रेट है वो कम हुई है और इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो बढ़ी है। पाकिस्तान भारत से आगे है, चीन की संवर्धी दोहरे अंकों में 10.8, ठीक है। यहां बाकी जो सब है दोनों देश हैं, इन दोनों की सिंगल डिजिट में 5 में है, 6 में, इसकी 10 में है, ठीक है। पॉइंट के बाद वाली तो आप एक बार इग्नोर भी कर सकते हैं। इसकी 5 में, भारत की 5 में और इनकी 6 में। पर चाइना एक ऐसा है जिसकी डबल में है, दोहरे अंकों में है, 10 में। 2015-17 के दशक में पाकिस्तान और चीन की संवर्धी दरों में मामूली गिरावट आई, जबकि भारत में विकास दर में मामूली वृद्धि। कुछ विद्वानों का मत है कि पाकिस्तान में 1988 में प्रारंभ की गई सुधार प्रक्रिया तो राजनीतिक अस्थिरता इस लंबी अवधि में प्रवृत्ति का मुख्य कारण है। अब 2015-17 के दशक अगर हम देखते हैं, ठीक है, इस वाला जो टाइम पीरियड है इसमें पाकिस्तान और चीन की संवर्धी में मामूली सी गिरावट आई। तो मैंने आपको बताया है कि 2015-17 वाला जो टाइम है उसमें इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो तो बढ़ी, 5.7 से 6.3 पर बढ़ी है, इंक्रीज हुई है। बाकी चीन और जो पाकिस्तान है उनकी ग्रोथ रेट में क्या हो गया? गिरावट आ गई। तो चीन और पाकिस्तान की संवर्धी में मामूली सी गिरावट आई है, जबकि भारत की जो विकास दर है उसमें मामूली सी क्या हुई? वृद्धि हुई है, इंक्रीमेंट हुआ है, इंक्रीज हुई है। अब कुछ जो विद्वान हैं, जो कुछ अर्थशास्त्री है, उनका ऐसा मानना है कि जो पाकिस्तान में जो गिरावट आई है, जो संवर्धी दर में जो गिरावट आई, उसके क्या कारण है? पहला कारण तो उन्होंने बताया कि 1988 में, 1988 में पाकिस्तान ने आर्थिक सुधार करे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करे। अब आर्थिक सुधार कर तो दिए, परंतु आर्थिक सुधारों को सही से मैनेज करने के लिए राजनीतिक व्यवस्था ठीक नहीं थी, राजनीतिक अस्थिरता थी, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी थी। आप क्लास 12th में अगर पॉलिटिकल साइंस आपके पास है तो क्लास 12th में आप पढ़ोगे
किस प्रकार से पाकिस्तान में लोकतंत्र, फिर सेना, लोकतंत्र, सेना, लोकतंत्र, सेना, सेना का वहां पे थोड़ा सा ज्यादा दबदबा रहा है। तो वहां पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रही कि जिन लोगों को जिन नेताओं को लोगों ने चुना है वो नेता शासन करे। वहां पे सेना का बड़ा दखलंदाजी, सेना बार बार में रोक देती, ये काम नहीं, ये काम ऐसा नहीं, ये काम ऐसा नहीं। तो राजनीतिक स्थिरता रही है, सुधार कर दिए, उन सुधारों को सही से अमल नहीं करा, राजनीतिक अस्थिरता रही। इस कारण ही ये लंबी अवधि के जो है आपको गिरावट देखने को पाकिस्तान में मिली है, ऐसा जो विद्वान हैं, जो अर्थशास्त्री है, उनका मानना है। ठीक है, ये जैसे आपको दिखाया गया जनरली ग्रोथ के हिसाब से दिखाया गया कि साहब पहले इतना, फिर धीरे 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 ग्रोथ के हिसाब से, जैसे जीडीपी का दिखाते हैं ना, उस हिसाब से। सबसे पहले ये देखें कि विभिन्न क्षेत्रों में नियुक्त लोग सकल घरेलू उत्पाद, जिसे अब सकल वर्धित मूल्य कहा जाता है, में योगदान कैसे करते हैं। देखो, सकल वर्धित मूल्य क्या है, यह जिसे हम कहते हैं ग्रोस वैल्यू एडेड, ग्रोस वैल्यू एडेड, या शॉर्ट में इसको कहा जाता है बेटा जीवीए। एक्चुअल में जीवीए क्या है, जीडीपी की जब हम लोग बात करते हैं, सकल घरेलू उत्पाद की जब हम लोग बात करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि जो हमारे 3 क्षेत्र हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, इन तीनों क्षेत्रों ने मिलकर करके कुल उत्पादन जो करा है वो कितना करा है, और उस उत्पादन को कितने बाजार मूल्य पे बेचा गया है, वो हमारा जीडीपी है। तीनों क्षेत्रों ने मिलकर के जो उत्पादन करा है वो आ जाता है, और उसमें हम अंतिम जो वस्तु होती है उसकी जिक्र करते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे देता हूं, कहता हूं अगर जैसे आज मान लीजिए आज गन्ना है, शुगर केन है, गन्ना, ये गन्ना किसान ने उगाया, इस गन्ने से जैसे मान लीजिए शक्कर बनी, और मान लीजिए इस शक्कर का कहीं आगे किसी मिठाई उठाई के रूप में प्रयोग करा गया, कुछ भी एक उदाहरण, मिठाई में, आइसक्रीम में, किसी भी चीज में अगर आप मान सकते हैं। अब ये जो मिठाई है, फाइनल जो गुड है वो ये मिठाई है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मिठाई 500 रुपए किलो बिकी है, ये 500 रुपए किलो में बिकी है। अब ये जो पूरा जीडीपी है, एनएनपीएफसी है, नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं, ये सब आप क्लास 12 की इको में पढ़ोगे, समष्टि अर्थशास्त्र में। मस्त रहो, बिंदास रहो, चिंतित मत हो ज्यादा। गन्ने से शक्कर, शक्कर से मिठाई, और मिठाई 500 रुपए में बिक गई। पर ये जो 500 रुपए मिठाई के हैं, ये जो मिठाई बनाने वाला व्यक्ति है, इसने शक्कर खरीदने वाले को पैसे दिए होंगे? बोले हाँ सर बिल्कुल दिए होंगे। शक्कर बनाने वाले ने गन्ने बेचने वाले को पैसे दिए होंगे? बिल्कुल हाँ दिए होंगे। तो ये 500 रुपए में इसका जो अमाउंट था वो, इसका अमाउंट है वो, और इसकी मेहनत और इसका लाभ है वो, सब कुछ मिला हुआ है। मानते हो ना? हाँ। तो जीडीपी तो क्या है, अंतिम वस्तु की जो बाजार मूल्य है वह है जीडीपी है। पर जो ग्रोस वैल्यू एडेड है, ग्रोस वैल्यू एडेड, जैसे मैं आज आपको एक उदाहरण और देता हूं। आज जैसे हम कहते हैं जो लन एंड शेयर है, जो प्रगति कर रहा है, तरक्की कर रहा है, वो पूरी टीम की बदौलत कर रहा है। एक उदाहरण बता रहा हूं, पूरी टीम की तरफ से कर, पूरी टीम मेहनत करती है इसलिए कर रहा है। तो ये तो एक प्रकार से जीडीपी हो गई कि जो टोटल हो रहा है वो क्या है। पर एक जैसे कहें कि साहब ये जो पर्सन है, इस पर्सन के द्वारा कितनी वैल्यू एड करी गई, मतलब इसने कितनी मेहनत करी, इसने कितना प्रयास लगाया। सही बात है ना? इसने कितना प्रयास लगाया, ये जो पर्सन है इसने कितना प्रयास लगाया, एक एक जो व्यक्ति है उसने कितनी वैल्यू एड करी है, वो हमारा ग्रोस वैल्यू एड है। तो यहां पर क्या है, जैसे आप गन्ना है तो अब गन्ना प्राइमरी सेक्टर में आ गया, ये सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगा, ये मिठाई उठाई बन कर करके जब बेची जाएगी तो एक सेवा के रूप में किसी में भी जोड़ लीजिए। अब जैसे क्या है कि यहां पर अगर कीमत 500 रुपए है, ठीक है, यहां पर कीमत 500 रुपए है, ये जब है तो ये 300 रुपए का होगा, और ये हो सकता है कि ये 100 रुपए का। अब जैसे यहां से यहां देखो 200 रुपए की वैल्यू ऐड हुई है इस वाले में, और इस वाले में भी क्या हुई है, 200 रुपए की वैल्यू ऐड हुई है। तो यहाँ पे वैल्यू जो एडेड करते जा रहे हैं उसी को ग्रोस वैल्यू एडेड कहते हैं, कि कौन सा क्षेत्र कितनी वैल्यू ऐड कर रहा है। सकल वर्धित मूल्य, मूल्य को बढ़ा कितना रहा है, ये डिपेंड। और आपको चलो एक उदाहरण भी मैं देता हूं। जैसे क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मंचों पे खड़े होते हैं, वो कुछ भी बोल दे तालियां बजने लग जाती है, क्योंकि उनकी बोली में, उनकी बातों में बड़ा दम होता है। और जिस व्यक्ति की बोलने पे तालियां बजी, अगर वही व्यक्ति अपना भाषण लिख करके किसी दूसरे को दे दे तो जरूरी नहीं कि उसके लिए भी उतनी ही तालियां बजे, क्योंकि मैटर में दम नहीं है, दम व्यक्ति में। वो व्यक्ति खड़ा है, उस बात की वैल्यू एड हो रही है कि यार ये व्यक्ति बोल गजब रहा है, इसने जो एफर्ट लगा रहा है बोलने में, इसके लिए वैल्यू एडेड है। ठीक है, तो जब कोई व्यक्ति बोलता है उसके लिए तालियां बज रही है और वो संस्थान की सबकी तारीफ करवा रहा है, तो उस संस्थान को आगे बढ़ाने में जो है एक वैल्यू एड उस व्यक्ति की भी, क्या साहब गजब का बोला है, ये बोल रहा है जो सही बोल रहा है। तो वैल्यू एड करना
पर्सन पे है, सेक्टर्स पे है। तो यहाँ पे यही बात है कि पहले ही देखें कि जो विभिन्न क्षेत्रों को में जो नियुक्त लोग हैं, जो अलग अलग क्षेत्र हैं, प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, टर्सरी सेक्टर है, इन तीनों क्षेत्रों में जो नियुक्त लोग हैं वो सकल घरेलू उत्पाद या जिसे सकल वर्धित कह रहे हैं उसमें योगदान कैसे करते हैं। चीन में स्थलाकृति तथा जलवायु दशाओं के कारण कृषि के लिए उपयुक्त क्षेत्र अपेक्षाकृत कम है, अर्थात कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 10% है। देखिए चीन की स्थलाकृति अगर आप देखें, मतलब चीन का अगर जो शेप है या चीन का जो स्थिति है उसको अगर देखें और चीन की जो जलवायु दशा है, मतलब वहां का जो क्लाइमेट है अगर उसको देखें तो इस हिसाब से वहां पर कृषि के लिए जो जगह है वो बहुत कम है। मतलब सिर्फ और सिर्फ टोटल 10% ही जगह कृषि के लिए चीन के पास है। देखो अपन क्षेत्रों का योगदान देख रहे हैं, प्राथमिक में क्या आता है, कृषि आता है, द्वितीयक में क्या आते हैं, उद्योग आते हैं, तृतीयक में क्या आते हैं, सेवाएं आती हैं। तो अब ये सबसे पहले कृषि की बात करें तो हम किसकी बात करें, प्राथमिक क्षेत्र की बात करें तो कृषि के लिए उपयुक्त क्षेत्र अपेक्षाकृत क्या है, कम है, ठीक है। और कुल भूमि, टोटल जो भूमि क्षेत्र है उसका सिर्फ और सिर्फ 10% ही कृषि के काम आता है। चीन में कुल कृषि योग्य भूमि भारत में कृषि क्षेत्र की 40% है। देखिए चीन में जो कुल कृषि योग्य भूमि है, मतलब टोटल जो कृषि योग्य भूमि है वो भारत में कृषि क्षेत्र की 40% भूमि है। मतलब वहां पे जो टोटल यूज हो रहा है वो भारत का 40% कृषि का भाग है। 1980 के दशक तक चीन में 80% से भी अधिक लोग जीविका के एकमात्र साधन के रूप में कृषि पर निर्भर थे। अब 1980 के दशक में देखें, मतलब 1980 से 90 के दौर तक देखें तो चीन में 80% जो पॉपुलेशन है वो किस पर निर्भर थी, कृषि पर निर्भर थी। मतलब 10% जमीन के टुकड़े पर 80% जो लोग थे वो निर्भर थे। 1980 से 90 के दशक तक आप देख सकते हैं। और 1978 में जब धीरे धीरे सुधार करे गए और उन सुधारों में किस पर जोर दिया गया, उद्योगों पर जोर दिया गया, सेवा क्षेत्र पर जोर दिया गया। प्राथमिक क्षेत्र पे इतना नहीं, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र में ऑलरेडी जो है बहुत ज्यादा बोझ था, बहुत ज्यादा लोड था। तो 80% कृषि पर लोग निर्भर रहे। उस समय से सरकार ने लोगों को कृषि कार्य त्यागने और हस्तशिल्प, वाणिज्य तथा परिवहन जैसी गतिविधियां अपनाने के लिए प्रेरित किया। तो उस समय चाइना की जो सरकार है उसने सरकार ने जनता को बोला कि जो कृषि के कार्य हैं ये त्यागे। आप सब लोग, ऐसा नहीं कि पिताजी ने खेतीबाड़ी करी तो हम भी खेतीबाड़ी करेंगे, फिर मेरा बेटा भी खेतीबाड़ी करेगा, ऐसा नहीं है। आप लोग दूसरे क्षेत्रों में भी जाओ। कोई आप हस्तशिल्प का काम, हस्तशिल्प मतलब आप घरों पर बैठ करके हाथों से कोई वस्तु बनाइए, ठीक है, और कुछ करे, कोई मिट्टी के बर्तन हो गए और कुछ अलग अलग चीजें, यूनिक जो चीजें होती है वो आप वैसे बनाइए, उनको बेचिए, उनसे आप लाभ कमा सकते हैं। वाणिज्य का मतलब एक प्रकार से व्यापार के रूप में हो गया, कोई व्यापार कर सकते हो। परिवहन कर लो, कोई गाड़ी मोटर खरीद लो, उसको एक जगह से दूसरी जगह चला लो और कर लो। मतलब सरकार ये चाहती है कि जो कृषि पर इतना लोड है ना वो लोड कम होना चाहिए। और दूसरी एक्चुअल में क्या बात है, जमीन तो 10% और 80% लोग हैं, मतलब इतना तो काम ही नहीं जितना ये लोग इस पर निर्भर है। तो 1% बेरोजगारी के रूप में काम कर रहा है, जनता जहाँ पे जितने लोग काम कर रहे हैं उतने की आवश्यकता नहीं, उसे % बेरोजगारी कहते हैं। मतलब कैपेसिटी के अनुसार कम काम करते हैं उसको % बेरोजगारी कहते हैं। अगर वो लोग वहां से हट भी जाएंगे तो भी प्रोडक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सरकार ये चाहती है कि आप कृषि को त्यागो, हस्तशिल्प, वाणिज्य और परिवहन जैसी गतिविधियों में आ जाइए और इनमें काम करिए। 2018-19 में 27% श्रमिकों के साथ कृषि ने चीन में सकल वर्धित मूल्य में 7% में योगदान दिया। देखिए सारणी 8.3। अब 2018-19 में देखें 27% श्रमिकों के साथ, मतलब 27% श्रमिक है कृषि में, ठीक है, 80 से 27 पे लेकर के आ गए। और चीन में जो सकल वर्धित मूल्य है, ठीक है, सकल वर्धित मूल्य में कितना योगदान दिया, 7% योगदान दिया है, ठीक है। 7% योगदान कृषि के जो लोग हैं उनका है। ये कृषि के लिए तस्वीर यहां पर दिखाई गई। भारत और पाकिस्तान में जीडीपी के लिए कृषि का योगदान 16 तथा 24% है, परंतु इस क्षेत्र में श्रमिकों का अनुपात भारत में अधिक है। अब देखिए पाकिस्तान में कितना योगदान है, 7% का है। यहां पर कितना है जीडीपी में, कृषि में भारत का 16 और उनका 24% है, परंतु भारत में जो संख्या है कृषि में वो अभी भी अधिक है। जैसे कि आप पहले की क्लासों में पढ़ चुके हैं कि सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला जो क्षेत्र आज भी है भारत में वो कृषि है। प्राथमिक क्षेत्र से ही सबसे ज्यादा रोजगार होते हैं, सबसे बड़ा जो नियोक्ता है वो प्राथमिक क्षेत्र ही है। पाकिस्तान में लगभग 41% लोग कृषि कार्य करते हैं। तो पाकिस्तान में 41% जो लोग हैं वो कृषि कार्य में। भारत में कितने हैं, 43% है। चाइना में पहले 80 थे, अब कितने हो गए, 27% पे आ गए। पाकिस्तान में 41%, भारत में 43% लोग हैं जो कि कृषि कार्य में है। 43% उत्पादन तथा रोजगार में क्षेत्रवार हिस्सेदारी भी यह भी दर्शाती है कि पाकिस्तान की 24% श्रम शक्ति उद्योग क्षेत्र में कार्यरत है, जो कि सकल वर्धित मूल्य का केवल 19% उत्पादन के बराबर। देखो पाकिस्तान के 41% लोग कृषि कार्य में लगे हुए,
भारत के कृषि कार्य में जैसा अपन जानते हैं कि 50% से ज्यादा लोग कृषि कार्य में लगे हैं। अब भारत की 43% आबादी है जो उत्पादन और रोजगार में क्षेत्रवार हिस्सेदारी भी दे रही है, उत्पादन और रोजगार में हिस्सेदारी दे रही है। पाकिस्तान की 24% है जो उद्योगों में लगे हुए हैं, 24% जो लोग हैं वो उद्योगों में लगे हुए हैं, और सकल वर्धित जो मूल्य है वो 19% है, मतलब वहां का प्राथमिक क्षेत्र 19% योगदान अपना जीडीपी में देता है। भारत में उद्योग श्रम शक्ति कितनी है? 25% है। उद्योगों में काम करने वाले जो लोग हैं भारत में वो कितने? 25% है। तथा सकल वर्धित मूल्य जीवीए में कितना योगदान दे रहे हैं? 30% के बराबर माल का उत्पादन करते हैं, तो 30% तक का योगदान सेकेंडरी सेक्टर इंडिया का दे रहा है। चीन में उद्योगों का सकल वर्धित मूल्य 41% योगदान है, तो चीन में उद्योगों का जो योगदान है 41% योगदान है, जबकि 28% श्रम शक्ति कार्यरत है। अब 28% लोग काम कर रहे हैं और योगदान कितना है उद्योग क्षेत्र का? 41% है, ये चाइना का। अब आपको ऐसा पूरा डेटा नहीं रखना, आपको थोड़ा जो मेन बातें जैसे कितना जीवीए कितना है, श्रम शक्ति कितना है, ये वाला थोड़ा सा आप ऐसे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा चाइना का इतना है, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर है, ये सेकेंडरी हेडिंग डाल दी, चाइना, चाइना के बाद इंडिया, इंडिया में कितने लोग काम कर रहे हैं? 25% काम कर रहे हैं और योगदान 30% का है। और पाकिस्तान का जैसे अभी अपन ने बताया, पाकिस्तान में 24% लोग काम कर रहे हैं, पाक में 24% लोग काम कर रहे हैं सेकेंडरी सेक्टर में, और योगदान 19% का। इस प्रकार से ये सेकेंडरी का हो गया, इस प्रकार से प्राथमिक का भी बना ले, और फिर इस प्रकार से हम तथ्य का भी देख लेंगे। इन तीनों ही देशों में सेवा क्षेत्र का सकल वर्धित मूल्य में योगदान सबसे अधिक है, चाहे चीन हो, चाहे भारत हो और चाहे पाकिस्तान हो। तीनों ही देशों में सेवा क्षेत्र का जो सकल वर्धित मूल्य है, जीवी है, उसका योगदान सबसे अधिक है। मतलब सबसे ज्यादा जो योगदान दे रहा है तो वो कौन दे रहा है? टर्सरी सेक्टर, सेवा क्षेत्र दे रहा है। विकास की सामान्य प्रक्रिया के दौरान इन देशों ने सबसे पहले रोजगार और कृषि उत्पादन से संबंधित अपनी नीतियों को बदलकर उन्हें विनिर्माण और उसके बाद सेवाओं की ओर परिवर्तित कर दिया। ऐसा ही चीन में हो रहा है। देखो, अब सबसे पहले जब कोई भी देश विकास की शुरुआत करता है तो वो सबसे ज्यादा जोर कृषि पर देता है, फिर धीरे धीरे वो क्या करता है? कृषि से लोगों को हटा करके उद्योगों में लगाता है कि भाई उद्योग खोल दे, उद्योगों में काम करो, क्योंकि वहां पर उत्पादन होगा, जीडीपी बढ़ेगी, देश का नाम होगा, हमारा अच्छा खासा फंड, स्थिति अच्छी हो जाएगी। धीरे धीरे बाद वो उद्योगों से सेवा क्षेत्र पे इन्वेस्ट करना शुरू कर देता है। सेवा क्षेत्र लगभग विकसित देशों में ही ज्यादा देखने को मिलता है, परंतु भारत में, चाइना में, हर जगह अब क्या है? सेवा क्षेत्र पे ज्यादा खर्चा हो रहा है। भारत और पाकिस्तान में विनिर्माण में लगे श्रम बल का अनुपात बहुत कम, अर्थात क्रमश 25 और 24% है। जीवीए में भी उद्योगों का योगदान भारत में 30% और पाकिस्तान में 19% है, जिसमें यहाँ सीधे सेवा क्षेत्र पर जोर दिया जा रहा है। अब देखो, भारत में अपन ने बात करें 25% लोग काम कर रहे हैं और सेकेंडरी सेक्टर का जीवीए जो है वो 30 है। पाकिस्तान में 24% लोग उद्योगों में काम कर रहे हैं पर 19% उनका योगदान है। पर इसलिए क्या है कि डायरेक्ट जो सीधा का सीधा जो जोर दिया जा रहा है वो सेवा क्षेत्र पे दिया जा रहा है। सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी जो सेक्टर है उस पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, क्योंकि वहां से ज्यादा उम्मीद है कि वहां से ज्यादा हमें बेहतर फायदा हो सकता है। इस प्रकार तीनों देशों में सेवा क्षेत्र के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में उभर कर आ रहा है, और इस प्रकार से हम देखते हैं कि तीनों ही देशों में जो सेवा क्षेत्र का विकास है वो एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में उभर कर आ रहा है। मतलब एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया कि सेवा क्षेत्र का विकास करना है। ये जीवीए में अधिक योगदान कर रहा है और साथ ही संभावित नियोक्ता बन रहा है। अब देखिए, जीवीए में ग्रोस वैल्यू एडेड में भी ज्यादा योगदान दे रहा है और उसके साथ संभावित नियोक्ता भी बना। नियोक्ता मतलब मालिक, मालिक का मतलब यहाँ पर यह है कि रोजगार देने वाला भी ये अच्छा खासा हो रहा है। 1980 के दशक में श्रमिकों के अनुपात पर विचार करते हैं तो ये पाते हैं कि पाकिस्तान भारत और चीन की अपेक्षा सेवा क्षेत्र में अपने श्रमिकों को तेजी से भेज रहा है। अब देखिए, 1980 के दशक में अगर तुलना करें तो आज भारत, पाकिस्तान, चीन तीनों ही देश सेवा क्षेत्र में अपने श्रमिकों को ज्यादा से ज्यादा लगाना चाहते हैं, वो कृषि में और उद्योगों में नहीं कर रहे। 1980 के दशक में भारत, चीन और पाकिस्तान में सेवा क्षेत्र 17, 12 और 27% था। देखो, अब 1980 के दशक में देखें, 1980 से 90 के बीच में अगर देखें तो भारत में सेवा क्षेत्र में 17% लोग काम कर रहे थे, चीन में 12% और पाकिस्तान में 27% प्रतिशत श्रम बल कार्यरत था। वर्ष 2019 में बढ़कर देखो, भारत में पहले 17% थे, आज 32% लोग काम कर रहे हैं। चाइना में पहले 12% थे, आज 46% लोग काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में पहले 27% थे, अब 35% काम कर रहे हैं। मतलब लगातार ये बढ़ा ही है 20-30 सालों में। पिछले 5 दशकों में तीनों ही देशों में कृषि क्षेत्र, जिसमें उक्त तीनों देशों के श्रम बल का सबसे बड़ा अनुपात कार्यरत था, संवृद्धि में कमी आई है। देखो, अब पिछले 5 दशकों में, मतलब पिछले 50 सालों में अगर अपन चर्चा करें, तीनों ही देशों में जो कृषि का
संवर्धी है, जो ग्रोथ रेट है, उसमें भी कमी आई। मतलब जितना प्रोडक्शन से फायदा हो रहा था कृषि के पहला, अब उतना नहीं हो रहा है। संवर्धी में ग्रोथ में कमी आई। चीन में तो 1980 के दशक में द्विअंकीय संवर्धी दर बनी रही, लेकिन हाल के वर्षों में गिरावट के संकेत है। किंतु भारत और पाकिस्तान में इसमें गिरावट आई है। देखिए 1980 के दशक में द्विअंकीय संवर्धी बनी रही, हमने देखा था कि डबल डिजिट वाला संवर्धी हो रही है, पर हाल के वर्षों में गिरावट आ गई कृषि में। भारत और पाकिस्तान में भी गिरावट आई है। एक कृषि की तस्वीर आपको दिखाई गई है। चीन 14% पर बनाए रखने में सक्षम था, लेकिन 2014-18 में 7.1% दर पे था। तो चीन का 1980-90 के दशक में देखें तो 14% तक संवर्धी दर थी कृषि की लगातार बढ़ने की, और अब 7.1% हो गई है। 1980-90 के दौरान इसकी संवर्धी दर भारत के सेवा क्षेत्र के उत्पादन की सकारात्मक और बढ़ती हुई वृद्धि थी। अब 1980-90 में देखें तो भारत में क्या सेवा क्षेत्र का जो उत्पादन है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और 1990 के दौर में अगर देखते हैं तो 91 में नई सुधार पॉलिसी अभी आ गई, जिससे सेवा क्षेत्र को बड़ा फायदा भारत में मिला है। इस प्रकार चीन की आर्थिक संवृद्धि का मुख्य आधार विनिर्माण और सेवा क्षेत्र और भारत की संवृद्धि का सेवा क्षेत्र के। तो अगर चीन डेवलप हो रहा है तो विनिर्माण और सेवा क्षेत्र दोनों के कारण हो रहा है, और भारत का निर्माण हो रहा है तो सेवा क्षेत्र के कारण हो रहा है। पाकिस्तान में इस अवधि में तीनों ही क्षेत्रों में गिरावट आई है, और पाकिस्तान में तो अभी तीनों ही क्षेत्रों में गिरावट है, चाहे वो प्राथमिक हो, चाहे वो द्वितीयक हो, चाहे वो तृतीयक ही हो। ठीक है, तो इसी के साथ सकल घरेलू उत्पाद उनके क्षेत्रों की जो चर्चा थी वो आज यहीं विराम देते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि जो नीतियां इन देशों ने अपनाई है उनका एक मूल्यांकन करेंगे। आपको कोई भी डाउट, कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। आज का लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा ये भी जरूर बताइएगा। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।